So we are going to discuss today is the electrostatics, okay, and we are going to discuss the entire electrostatics with respect to JEE and NEET, okay, all the important points. The only thing which we will not be covering is capacitors, because that topic we will be covering once the capacitor is done, okay. तो सबसे पहले यार, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा था दैट वाज, अगर आपको याद होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। यस और नो? अगर आप अपने नोट्स चेक करोगे तो आप लोगों को मिलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ओके। और बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस उसमें थे, लाइक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, ओके। वी स्टडीड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद चार्जेस के टाइप भी हम लोगों ने पढ़े। वी स्टडीड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो भी चीज आपको पता है आप लोग टाइप करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो मुझे पता भी चले कि आप लोग का पार्टिसिपेशन क्या है, आप जग रहे हो या नहीं जग रहे हो, ओके। आर यू अलाइव और नॉट, ये सारी चीज के बारे में हम लोग को चेक रहेगा। सो कीप टाइपिंग, कीप मैसेजिंग। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, two types of charge, positive and negative, okay, the additive nature of charge, perfect, etc etc, बराबर। सो ये चीज के बारे में हमने पढ़ा, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ओके, जो एक फॉर्मूला हम लोग याद ज्यादा यूज करते हैं वो है Q इज इक्वल टू एन ई। इफ यू रिमेंबर दिस, Q इज इक्वल टू एन ई, बराबर। ये एन आपका बेसिकली इंटीजर होगा। एक बार इंटीजर बोल दूं तो फिर वो प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले सकता है, ओके। इफ आई टेल यू इंटीजर तो वो दोनों वैल्यू ले सकता है। और ई है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। याद करो इसकी वैल्यू क्या होती थी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। Fine. So this is the value of the charge, okay, and these are the properties of the charges, okay. After that, okay, जो उसके बाद आता है the second is, जिसका नाम है कूलम्स लॉ, ओके, वेरी वेरी फेमस, जिसका नाम क्या है, कूलम्स लॉ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कूलम्स लॉ, ओके, इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन? F इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो वी विल राइट डाउन दिस वे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 by r², ओके। सो हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 by r²। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ओके, ये आपका होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻⁻12। और ये जो एप्सिलॉन r होता है, ओके, ये होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, और जिसकी वैल्यू जो अगर आपको याद होगा, इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1, ओके, फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम, परफेक्ट। और यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि ये जो एप्सिलॉन है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ओके, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला बोल सकते हो इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इस केस में है ना, आपको जो याद रखना है वो ये है कि अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे की वैल्यू चाहूँ तो इजीली याद रख सकता हूँ, जो हम सम्स में यूज करता है। सो द एंटायर थिंग का जो वैल्यू है वो है हमारा 9 into 10⁻⁹। So F is 9 into 10⁻⁹, and these are the all the values, okay.
नाउ आपको कई बार है ना, ये जो 9 × 10⁹ है ना, ये आपकी वैल्यू एसआई यूनिट में होती है। ये आपकी वैल्यू किस में होती है? एसआई यूनिट में होती है। अगर मान लो आपको सीजीएस यूनिट बोला जाए, ठीक है, अगर आपको सीजीएस यूनिट दिया जाए तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 1। ओके, ये याद रखना, सीजीएस यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आपको याद रखना है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जैसे मैंने बोला कि 1 होता है फॉर वैक्यूम, वैसे ही के होता है आपका इनफाइनाइट फॉर मेटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के रखो, के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है फॉर मेटल। ओके, और किसी को बोला जाए कि सर डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन या फॉर्मूला क्या लिखा जाए, सो वी कैन नोट दिस डाउन एज, के को आप लिख सकते हो फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इन वैक्यूम डिवाइड बाय force between the two charge in any medium. Okay, so this is a very important definition. Okay, F vacuum upon F medium is the standard formula for the K. So this is basically the Coulomb's law, and based on the Coulomb's law, now we have the third thing जिसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना? ये भी हम लोगों ने पढ़ा है काफी डिटेल में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो व्हाट इज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है कि अगर हमारे पास, है ना, अगर हमारे पास एक क्या होगा, नथिंग बट मोर देन 2 नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तो एफ वेक्टर को आप लिख सकते हो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस सो ऑन, बराबर। दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास मोर देन 2 चार्जेस है तो आपको हर एक का वेक्टर सम फाइंड करना है। ओके, ज्यादा करके हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई। याद होगा आप लोग को व्हाट इज सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई? द नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड द नेट फोर्स ऑन द वाई एक्सिस। सही बात है। ओके, तो अगर मैं सिग्मा एफ एक्स फाइंड कर लूं एंड एक बार सिग्मा एफ वाई फाइंड कर लूं, देन इसके बाद आई कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला एज एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है? वेरी फेमस फॉर्मूला फॉर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। चलो बताओ, विच थ्योरम? F net is equal to under root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta। वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर। और आप चाहो तो फिर tan अल्फा फाइंड कर सकते हो इस केस में भी, which is F2 sin theta upon F1 plus F2 cos theta। Okay, so with this you can easily calculate your net force acting on a particular charge or something। साथ में जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा वो आपको F2 sin theta upon F1 plus F2 cos theta के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, सो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, यहाँ तक सब लोग को क्लियर होना चाहिए, यस और नो? नाउ अगर हम पार्ट 2 की बात करें, ओके, तो सबसे पहले पार्ट 2 में जाने से पहले हम लोग को एक चीज समझनी है जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ
पॉइंट चार्ज के लिए चलता है, बताया था मैंने, याद होगा आप लोग को। अगर हम बात करें कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस। बट जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास क्वेश्चन पॉइंट चार्ज के हो, है ना। हमारे पास हो सकता है कि पॉइंट चार्ज के बदले एक रिंग दिया हो, एक डिस्क दिया हो, एक रॉड दिया हो, तो क्या करना, उस केस में हम लोग जाते हैं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये एक्चुअली में इंटरनली 3 पार्ट में डिवाइड करके दे दिया है, बराबर। दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपको सबको याद है ये, तो मुझे पता है 100%। जो पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा फाइनल पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। तो लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर में हम यूज करते हैं फॉर्मूला, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच इज लैम्बडा, जिसकी वैल्यू है Q/L। सरफेस की बात करें तो सिग्मा, जिसकी वैल्यू है Q/A। और लास्ट में अगर हम बात करें रो, जिसकी वैल्यू है Q/V, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो दिस आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आगे आप लोग को पता है बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, डन। वंस दिस इज डन, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टेक्निकली इसको बोलने का तरीका है कि E वेक्टर इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। सो देखो फॉर्मूला हम यूज करते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, सबको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, F/Q which is equal to, we can also use the formula as 1/4 pi epsilon naught, okay, capital Q divided by R square. So E वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q by R square। बट ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका मैग्नीट्यूड, बराबर, ये फॉर्मूला आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगेन चाहो तो बच्चा पार्टी E वेक्टर के फॉर्म में फाइंड करना है तो यू कैन यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू। ओके, स्टैंडर्ड इसके जो यूनिट है वो आपको ऑलरेडी पता है। द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर न्यूटन पर कूलम इज वन ऑफ द यूनिट, ओके। दूसरा यूनिट उसका है वोल्ट पर मीटर, ओके। और दिस आर द 2 थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर तो ऑलरेडी है ही क्योंकि पता चला है कि E वेक्टर दिया है। सो दिस इज द पार्ट। नाउ once this is done, okay, once this is done, so ये based on electric field intensity, okay, हमारे पास आता है कि what do you mean by electric field lines, okay, इसको हम बोलते हैं electric field lines। टेक्निकली इसका और एक नाम है जिसको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसका भी याद होगा, मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था और जिसको हमने बोला था हमारा ड्राइंग क्लास है, इस फॉर्म में आपको याद होगा। ओके, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो पॉजिटिव चार्ज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स जाती है, परफेक्ट, दिस वे। और अगर हम नेगेटिव चार्ज कंसिडर करें, ओके, देन वो रेडियली इनवर्स, सबको पता है। So this is the way you can draw the electric lines of force. फिर हमने और भी डायग्राम बनाए थे, 2 पॉजिटिव को नजदीक रखा, 2 नेगेटिव को नजदीक रखा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा, है ना, सारी। अब मैं ऑब्वियसली दिस इज अ रिवीजन, सो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यू नो कि मैं आपको क्या याद करवा रहा हूँ, है ना। सो व्हेन यू रीड समथिंग ना, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज अपने आप चलनी चाहिए, ओके, कि हाँ एक पॉजिटिव नेगेटिव रखा तो पॉजिटिव से चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। सो काइंड ऑफ दिस थिंग्स हम लोगों ने डिस्कस करी। सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव। ठीक है सर, समझ में आ गया, क्लियर है हम लोग को, ओके। अब
आता है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हम मोशन कंसिडर करें तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, है ना? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हाँ सर, अगर हमने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो व्हाट विल हैपन नाउ। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में तो आपके पास तुरंत और एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो एंगल क्या रख रहे हो, बराबर ना? क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि सर आप चार्ज पार्टिकल को कौन से एंगल पे रख रहे हो। तो पहला है कि अज्यूम करो बच्चा पार्टी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, परफेक्ट। तो आपने अपने चार्ज पार्टिकल को अभी रेस्ट पे रखा और ऐसा रख दिया, सो चार्ज पार्टिकल का अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्लियर है सबको? तो जब चार्ज पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके, तो जो एक्सेलरेशन ये चार्ज पार्टिकल को लगेगा उसका फॉर्मूला होगा q टाइम्स e डिवाइड बाय m। चलो सारे बच्चे एग्री करोगे, ये क्लियर है या नहीं? द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल विल बी q e by m। परफेक्ट। साथ में आप मुझे बोलोगे कि सर अब आप यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके यू कैन यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू ए टी, यस और नो? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आप ए टी यूज कर लो बच्चा। ओके, तो आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी में मिल जाएगी विच कैन बी रिटन एज q कैपिटल E स्मॉल t डिवाइड बाय m। परफेक्ट। इसके थ्रू आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो विच इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर। तो हाफ इंटू एम इंटू इसका स्क्वायर करो तो यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो आई एम नॉट राइटिंग दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक बार एक्सेलरेशन वेलोसिटी मिला तो आप फिर चाहो वो दुनिया की चीजें फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी, यू कैन फाइंड द वर्क डन, यू कैन ऑल्सो फाइंड द मोमेंटम। द फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम इज वेरी सिंपल, क्या? मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो आप सिर्फ इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्टली मोमेंटम का फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज क्यू इंटू ई इंटू टी। सो बहुत सिंपल है। ओके, सो ये पहला केस होता है जो नॉर्मली नीट जेडब्ल्यू में आता है। ओके, दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में, जो कई बार काइनेमेटिक इक्वेशन में पूछा जाता है। ओके, कौन सा केस? कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और आपके पास एक दूसरा प्लेट है जो नेगेटिवली चार्ज है, परफेक्ट। और आपको पता है कि आपके पास जो फील्ड आने वाली है उसकी लाइंस ऐसी होगी, लाइक दिस। और आपने एक, है ना, अपने एक चार्ज पार्टिकल कंसिडर करा और वो चार्ज पार्टिकल अभी के लिए अज्यूम किया है कि पॉजिटिव है और आपने ये वेलोसिटी के साथ, सम वेलोसिटी के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाया, बराबर। तो व्हाट विल हैपन बच्चा कि आप की ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होगी, हाँ कि ना? योर ट्रेजेक्टरी इज गोइंग टू बी पैराबोलिक इन नेचर। सो क्या ये सिमिलर सम है मोशन इन 2D का, हाँ कि ना? प्लीज लेट मी नो, इज दिस द सिमिलर सम? परफेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी u। तो इस केस में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आप इनिशियल वेलोसिटी को u लोगे, that is initial velocity in x direction is u. What will be the initial velocity in y direction बच्चा पार्टी? क्या आप दोगे? What will be the initial velocity in y direction? क्योंकि मैं पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है ही नहीं, सो आंसर इज गोइंग टू बी 0। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन पूछा जाए तो भी आंसर 0 होगा क्योंकि x में कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं। फाइनली अगर हम बात करें एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन तो तुरंत ही आप बोलोगे सर आंसर हो जाएगा क्यू ई बाय एम, बराबर। ओके, अभी के लिए मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, आपको चाहिए साइन लेनी है तो माइनस लिख लेना, माइनस क्यू ई बाय एम। क्लियर है? ये चार चीज आपको पता है तो आप अगेन दुनिया की कोई भी चीज फाइंड कर सकते हो, यस और नो? मैंने आपको मोशन इन 2D में क्या बोला था?
whatever thing you want to find out, whether it is a displacement, whether it is velocity, anything, you need four things. क्या? ux, uy, ax, ay. Do I have all the value? Yes, I have all the values. Then you can easily find. Okay, हो गया. That's it. So this is the motion of the charged particle. यहाँ पे एंगल आप देख लो. What is the angle, बच्चा? The angle is 90. Okay. दो चीज ये स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट या जेडबल. आइदर द चार्ज पार्टिकल विल बी एट रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो चार्ज पार्टिकल को हम 90 डिग्री पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करवाएंगे. ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको बच्चा? ओके, सो जब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, ओके, एक बार हम लोगों ने फोर्स डिटरमाइन कर दिया, एक बार हम लोगों ने क्या डिटरमाइन कर दिया बच्चा? वी आर डिटरमाइन ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लॉजिकल है, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए द थर्ड क्वांटिटी जो नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फाइन, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल बी. यस सर, जिसको हम क्या लिखेंगे बच्चा? कैपिटल बी. Now, electric potential is nothing but the work done upon the charge. सारे बच्चों को पता है. It is defined as the work done upon the charge. Okay. और जब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, याद रखना, when we talk about the potential difference, okay, that will be again the work done upon the charge. So whether it is potential या पोटेंशियल डिफरेंस, द फॉर्मूला इज सेम. बस यहाँ पे ये वर्क डन कौन सा है वो बहुत मायने रखता है. ओके, तो वर्क डन के दो टाइप होते हैं. ओके, वर्क डन के दो टाइप होता है. एक होता है वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा होता है द वर्क डन ड्यू टू, एब्सोल्युटली करेक्ट जान, बहुत बढ़िया, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. बहुत अच्छा. ओके, और आप सबको याद होगा द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स. इसके बारे में हमने बहुत डिटेलिंग करी है, बहुत डिटेल में बात करी है. ओके, सो अगर आप ए टू बी जाते हो, ओके, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो एक्सटर्नल की वजह से आपका वर्क डन कैलकुलेशन बी टू ए का होना चाहिए. ओके, ये सब चीज हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो पोटेंशियल के लिए यूज करते हैं वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. ओके, सो फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. इसमें भी वन मोर थिंग के रिलेशन बिटवीन, इफ यू रिमेंबर, रिलेशन बिटवीन कैपिटल E एंड कैपिटल B, याद होगा. तो इस केस में हम लोग के पास बहुत सारे सिनारियो है. ओके, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, ध्यान से सोचना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना. अगर फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप चाहो तो E को लिख सकते हो कैपिटल V बाई डी. ओके, बहुत सिंपल. E को क्या लिख सकते हो बच्चा? कैपिटल V बाई डी. अच्छा, अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ओके, फील्ड आपकी क्या है बच्चा? नॉन यूनिफॉर्म है. तो अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी ना, तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में भी दो केस, अगर पोटेंशियल आपका फंक्शन ऑफ आर है, याद है, ये सारी चीजें याद आ रही होंगी, तो ई का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था माइनस डीवी बाई डी आर, जिसमें हमने डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस भी करे बच्चा, और जिसमें हमने अगर आपको याद हो किसके वाले क्वेश्चंस करे, इंटीग्रेशन वाले भी क्वेश्चंस करे. ठीक है. अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी कि सर अगर v आपका फंक्शन ऑफ
x, y, z। ओके, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था इस केस में, याद करो। उसका भी मैंने आपको एक नाम अच्छे से बताया था, E इज इक्वल टू, आई कैन नॉट यूज माइनस डी बाई डी आर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आई कैन यूज माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल बी बाई डेल जेड। ठीक है, जैसा इस कंसेप्ट को हमने बोला था पार्शियल डेरिवेटिव, इसका भी क्वेश्चन किया है क्लास में। ओके, और इसके थ्रू आप ई वेक्टर को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो जब भी आपको रिलेशन बिटवीन ई एंड वी दिया हो तो यू हैव दिस फॉर्मूला एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट। ओके, नाउ ये जो पोटेंशियल ड्यू टू आपको चार्जेस मिला, आपको याद ये रखना है कि ये पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो आप चाहो तो इजीली, है ना, पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको ऐड करना है। ओके, आपको क्या करना है, उसको ऐड करना है। लगे हाथ पोटेंशियल के साथ साथ हम लोग और एक चीज डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। आगे यह भी काफी रेसेंट टॉपिक है, तो आपको याद होगा, जिसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस? तो उस केस के लिए भी मैंने आपको समझाया था कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करें तो वो अपने सराउंडिंग में ऐसे स्फीयरिकल सरफेसेस बनाता है। तो ये सारी सरफेसेस क्या होती है हमारी, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है एट एवरी पॉइंट, एंड V is constant, yes or no? ये भी हमने देखा था, V is constant. Also, the work done on equipotential surface, याद करना, the work done on equipotential surface, ये तो कभी भी आप भूल नहीं सकते। ओके, रात को भी अगर आपकी मम्मी चांटा मार के उठाए तो भी आप बोलोगे कि वर्क डन इज 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस और नो? तो आराम से आप दोगे आंसर। और मान लो, ओके, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी भी, ओके, सो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको पता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड योर पोटेंशियल डिक्रीजेस। So in the direction of electric field, the potential decreases. तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस और इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ पे कैसा बनता है? तो ऐसे परपेंडिकुलर आपको प्लेन्स कंसिडर करने हैं। देखो सब सब कल हम सब चीज डिस्कशन कर चुके हैं। सो ये V1 होगा, ये V2 होगा। From the diagram it is clear that V1 is greater than V2. Okay, but V1 और V2 दोनों के दोनों आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। ओके, सो सारी प्रॉपर्टी भी हमने बता दी और हम लोगों ने डिस्कस भी कर दिया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर दैट लेट मी नो, यहाँ तक क्लियर है सबको? गो टू द पार्ट 4। नाउ पार्ट 4 में हमारी फोर्थ क्वांटिटी, ओके, जैसे हीरो की एंट्री लास्ट में होती है वैसे इसकी एंट्री भी लास्ट में होती है। ओके, आफ्टर डिक्लेयरिंग फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल, अब आता है दैट इज द नेक्स्ट क्वांटिटी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। परफेक्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। So electric potential energy for a system of two charges. Now very important. Okay, अगर हम सिस्टम ऑफ सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में डिस्कस करें तो U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। याद है आपको? यस और नो? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। परफेक्ट,
which can be also written as Q multiplied by V, because this and work done is one and the same thing, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. सो एनर्जी एंड वर्क डन आर द सेम. सो ये फॉर्मूला तब चलेगा जब आपका सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस है. पर तुरंत ही आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर अगर सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस होगा तो क्या करेंगे सर? आके क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर 2 नहीं है बट n पॉइंट चार्जेस है. अगर आप अपने नोट्स चेक करोगे तो मैंने ये भी करवाया था कि हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया होगा n इंटू n माइनस 1/2. ओके, बेसिकली ये क्या बोलता है बच्चा कि अगर आपके पास 3 पॉइंट चार्जेस है तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे. 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2. 4 है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6 बनेंगे. 4 इंटू 3/2. ओके, बेसिकली कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 चार्जेस लाइक Q1, Q2 and Q3. देन फॉर्मूला बन जाएगा U का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन निकल जाएगा. और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 करोगे डिवाइड बाय R12 डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 प्लस Q2 इंटू Q3 करोगे डिवाइड बाय R23 प्लस Q3 इंटू Q1 करोगे डिवाइड बाय R31. परफेक्ट. सो ये आपका क्या बनने वाला है? फॉर्मूला बन जाएगा रिगार्डिंग व्हाट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस. ठीक है, सो ये याद रखना. ओके, जब भी हम इसकी बात करें तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, द सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस. ओके, और साथ में है ना, साथ में लगे हाथ, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी पे आ रहे हैं. ओके, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस. आप बोलोगे सर व्हाट यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस? ओके, तो इक्विलिब्रियम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, द इक्विलिब्रियम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज नोन एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, the next part which is known as unstable equilibrium, and the third part which is known as the neutral equilibrium. Okay, so stable, unstable and neutral. Okay, याद क्या रखना है? स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा. याद करो, ये चीज हम लोगों ने डायपोल के टाइम पे करी थी. अभी डायपोल हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, बट स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होने वाला है? व्हेन योर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लॉजिकल है, अगर स्टेबल इज व्हेन पोटेंशियल इज मिनिमम, तो अनस्टेबल विल बी व्हेन potential is logically saying maximum. परफेक्ट. और जब हम बात करते हैं न्यूट्रल की, तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी इस केस में 0 होता है. क्लियर है? सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज अ केस व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज 0. ओके, द पोटेंशियल एनर्जी इज 0. ओके, सो दिस आर द 3 इक्विलिब्रियम जब हम बात करेंगे. बट याद रखना, ओके, इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपको याद होगा मैंने आपको ऐसे भी करवाए थे. कौन से वाले याद है? कि जब हम चार्जेस कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल देयर इज वन पॉजिटिव चार्ज प्लस Q1, देयर इज अनदर चार्ज प्लस Q2. Where should be the third charge should be placed on the line joining them so that the energy is minimum. याद है? ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा. परफेक्ट. या इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 या पोटेंशियल इज 0. ओके, सो ये क्लासिक एग्जांपल है जो आपको याद होने चाहिए. दिस आर द क्लासिक एग्जांपल जो आपको याद होने चाहिए.
सो दो पॉसिबिलिटी होती है, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव होगा। तो तीसरा चार्ज आपको याद होगा नेगेटिव होना चाहिए और वो इन बिटवीन होना चाहिए, है ना, याद होगा, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास एक पॉजिटिव है, दूसरा कौन सा चार्ज है बच्चा, नेगेटिव है, याद है। तो तीसरा चार्ज कौन सा होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि आप Q1 और Q2 में से किसका मैग्नीट्यूड छोटा है। ओके, और वो दोनों के बीच में तो नहीं होगा, द थर्ड चार्ज विल नॉट बी इन बिटवीन Q1 एंड Q2, उल्टा वो कहाँ पे होगा पता है, वो आउटसाइड पे होगा। सो आइदर वो यहाँ पे होगा और वो यहाँ पे होगा, पर पहले के केस में वो बीच में होगा, याद रहेगा ये। सो व्हेन टू चार्जेस आर लाइक, लाइक के बीच में होता है, अनलाइक के बाहर होता है। रिपीटिंग, द थर्ड चार्ज विल बी between the two like charges. In the second case, it will be outside of the two unlike charges. ठीक है, सो ऐसे केस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट। ओके, तीसरा इक्विलिब्रियम में समटाइम्स दे आस्क अबाउट दिस काइंड ऑफ केसेस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग दिया होगा और आपके पास इस तरह से एक बॉब है, ओके, और आपके पास कोई तो फील्ड दिया हो सकता है लाइक दिस। सो आपको फिर उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे mg है, ओके, यहाँ पे आपके पास टेंशन है, फिर आपके पास ऐसे फील्ड है, और देन आप इसको रिजॉल्व करोगे लाइक t cos theta will be equal to mg and t sin theta will be equal to qe। बस यार, फिर तो आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको भी हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के क्वेश्चन में डाल सकते हैं। ओके, सो देखो, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू चार्जेस कैसे इक्विलिब्रियम पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होना चाहिए। प्लीज लेट मी नो थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 5 की। ओके, तो पार्ट 5 is basically entirely dedicated to one very important quantity जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। काफी एक अच्छा खासा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो डाइपोल में क्या होता है, टू चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साथ में ऑपोजिट होने चाहिए, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो माइनस क्यू हो गया बच्चा, प्लस क्यू हो गया, और सेपरेट कितने से कर दिया हमने, 12 से कर दिया, तो हमारा ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग पहली जो क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं पी वेक्टर, विच इज डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, और ये जो क्वांटिटी हमारे पास आती है इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो Q इंटू 12। ओके, फॉर्मूला है हमारे पास Q इंटू 12, और सारे बच्चों को पता है कि इसका जो डायरेक्शन है वो होता है -2 पॉजिटिव। ओके, इस केस में द डाइपोल मोमेंट इज opposite to that of electric field। normally electric field is always positive to negative, but dipole moment में याद रखना ये उल्टा है, dipole moment में the direction is from negative to positive। ओके, इसमें हम लोगों ने ये चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी कि जो लाइन पास होती है फ्रॉम डाइपोल, वो लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं, और जो लाइन बेसिकली पास होती है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। परफेक्ट। ओके, so the line passing from, okay, the line passing from basically I can say जो दो चार्जेस से पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगी, इक्वेटर। सारे बच्चों को क्लियर है? यस, ओके। बट अब इक्वेटर और एक्सिस के ऊपर हमारे पास फिर अलग अलग केसेस थे। ओके, कौन कौन से केसेस थे, तो पहला तो था कि अगर आपको ई एक्सिस फाइंड करना हो,
ओके, if you want to calculate the e axis, okay, तो याद करो इसका जो फॉर्मूला होता था, ओके, द फॉर्मूला और e axis was k, यूज कर दूंगा, k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर। आई वांट टू नो दैट क्या यही फॉर्मूला था या नहीं। ओके, k इंटू 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ओके, ये आपका एग्जैक्ट है, और इसका दूसरा वर्जन जो है, जो मैं अब लिखने वाला हूँ, जो आपको सबको पता है, इसका दूसरा वर्जन है 2kp अपॉन आर क्यू। ये दूसरा वर्जन है जो बेसिकली यूज होता है बच्चा शॉर्ट डाइपोल। परफेक्ट। सो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ई एक्सिस का डायरेक्शन ऐसा होगा। परफेक्ट है, तो यहाँ पे मैं शो भी कर देता हूँ ताकि कभी आप भूल भी ना जाओ। ओके, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी ऐसा है, ई एक्सिस का डायरेक्शन भी ऐसा है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड ई एक्सिस? दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल इज 0। ओके, ये भी क्वेश्चन आपके हमारे पीआई वॉल्यूम में हमने ऐड करा है। ओके, हर चीज पीआई वॉल्यूम में है अगर आप रेफर करो तो। ओके, उसके बाद हम ई इक्वेटर की बात करें तो ई इक्वेटर का फॉर्मूला था, आई थिंक प्लीज चेक करना, और मेरी गलती हो तो प्लीज लेट मी नो, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज टू 3/2। ओके, द फॉर्मूला वाज के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज टू 3/2। अगेन ये फॉर्मूला एग्जैक्ट है, बट अगर एग्जैक्ट यूज नहीं करना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला के पी। ओके, यस, थैंक यू वंदन। के पी अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यूब। अगेन दिस फॉर्मूला इज फॉर द शॉर्ट डाइपोल। तो अगर ई इक्वेटर यहाँ पे होगा तो ई इक्वेटर का डायरेक्शन ऐसा है, विच इज एंटी पैरेलल टू, विच इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। चलो, क्लियर है एवरीवन? हाँ के नाम। ओके, सो ई एक्सिस इज 2kp अपॉन आर क्यू, ई इक्वेटर इज kp अपॉन आर क्यू। यहाँ से यू कैन इजीली से योर ई एक्सिस इज 2 times ई इक्वेटर। बट ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए ट्रू है। ओके, और लगे हाथ शॉर्ट डाइपोल के साथ, ओके, अगर हम बात करें, ओके, देन हमारे पास शॉर्ट डाइपोल के लिए दो फॉर्मूला और है। एक ई का एट एनी जनरल पॉइंट, याद करो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा था खतरनाक सा, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, याद है? सो ये भी डेरिवेशन हमने करा था। ओके, के पी अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये जनरलाइज फॉर्मूला है। ओके, वेयर थीटा इज टेकन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ओके, और सेकंड फॉर्मूला भी हमने करा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसका तो प्रॉपर डेरिवेशन करा था अगर आपको याद होगा तो। सो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के टाइम्स पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? और मैंने बोला था कि ये हमारे 12th बोर्ड में भी आता है फॉर 4 मार्क्स। लंबा खासा डेरिवेशन करा है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें थीटा को अगर आप 0 डालोगे तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, एक्सिस वाला फॉर्मूला मिलेगा। थीटा को 90 डालोगे तो 0, पोटेंशियल ऑन इक्वेटर इज 0। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता है। ओके, उसके बाद है ना, डाइपोल का दो चीज और है जो काफी फेमस है। एक तो है, अगर आपको याद होगा, टॉर्क। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉर्क, देन देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो। द टॉर्क वेक्टर
इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और यस यू आर वेरी मच करेक्ट, अगर मैग्नीट्यूड लिखना जाए तो वो हो जाएगा पी साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड देखे तो क्या हो जाएगा बच्चा, पी साइन थीटा। बट देन अगर हम वर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करें, वर्क या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं U इज इक्वल टू, इसमें दो फॉर्मूला है ओके, और ध्यान से सुनना, दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस समझ लो ओके। एक फॉर्मूला है कि अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है माइनस पीई कॉस थीटा, दिस इज वन फॉर्मूला। ये कब यूज करना है ओके, याद होना चाहिए आपको, ये कब यूज करना है, जब आपके पास है ना एक एंगल दिया है, ओनली वन एंगल ओके। स्टार्टिंग बोला है कि 90 डिग्री पे डाइपोल था, और उसके बाद हमने फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ओके। तो आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला पता है क्या है, द सेकंड फॉर्मूला इज U इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगेन यहाँ पे गलती होती है, पहले थीटा 2 आता है, थीटा 1 बाद में आता है, ऐसी गलती होती है नहीं, याद रखियो, पहले फर्स्ट आएगा उसके बाद सेकंड आएगा, ठीक है। सो पी ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, गलती मत करना ओके। सो दिस इज एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला है, और ये दोनों फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट है तो ओके। अगर आप यहाँ पे एक बार देख लो तो मैक्सिमम चीज जो डाइपोल की हम कवर कर सकते हैं वो हमने कवर करी है ओके। एंड दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 5। प्लीज लेट मी नो इफ एनी डाउट इन ओके। सो द लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज द पार्ट 6 आई कैन से, is basically the electric flux okay? The electric flux. So electric flux is nothing but the total number of electric lines of force passing through a particular area. So उसको कैलकुलेट करने के लिए we have a खतरनाक वाला फॉर्मूला, इंटीग्रल, द क्लोज्ड इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। प्लीज लेट मी नो, है ना, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, द फ्लक्स का फॉर्मूला इज क्लोज्ड इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, which is equal to ओके। अगर फिर यहाँ पे हमारे प्यारे गॉस भैया की इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आया, इट इज नथिंग बट द क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। सिग्मा लगा दो तो बेटर होगा, सिग्मा ऑफ द क्यू एनक्लोज्ड, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि इस बार काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन गलत गया, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ओके। प्लीज 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 ये चीज लिख के रखो, मैंने ये चीज क्लास में बोली थी फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं। ये फॉर्मूला में अगर हम ये फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स, देन दिस ई ओके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, is due to all charges. अब all charges का मतलब है whether their charges are inside, outside, on the surface, फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे चार्जेस को कंसीडर करना पड़ेगा ओके, इफ यू वांट टू यूज द लेफ्ट वाला फॉर्मूला। बट इफ यू कंसीडर दिस फॉर्मूला देन दिस चार्ज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनसाइड वाला होना चाहिए, नॉट आउटसाइड, नॉट ऑन द सरफेस, एनक्लोज्ड ओनली। देखो बहुत ही क्लियर कट चीज है, क्लास में भी बोला था फिर भी बच्चे गलत करें ओके, फिर मुझे डाउट पूछ रहे थे ओके। बट अच्छा है पूछा, ताकि अब गलती नहीं करोगे फ्यूचर में ओके। द लेफ्ट फॉर्मूला इज बिकॉज द E is due to all the charges whether it is inside, outside or on the surface. Right side formula में it is only because of the enclosed charges okay. So this is the most important thing of electric flux, और इसी को हम बोलते हैं गॉसेस लॉ, गॉस थ्योरम।
एक बार गॉस थ्योरम पढ़ लिया, एक बार गॉस थ्योरम पढ़ लिया, तो उसके बाद ओके हमारे पास आ गया द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, उसके बाद क्या हो गया, ओके एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम? बिफोर दैट, लेफ्ट वाला और राइट वाला नहीं, we have to use right वाला formula always to calculate the electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है ओके कि अगर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, जैसे अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, थियोरी में पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ई किसकी वजह से होगा, ओके और आप कंफ्यूज हो गए, आपने बोला एनक्लोज की वजह से, पर मैंने तो बोला था ना कि ई कैलकुलेट करना है ये फॉर्मूला के थ्रू तो सारे होने चाहिए, पर अगर राइट वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो सिग्मा क्यू एनक्लोज होना चाहिए। काफी क्लियर कट फंडा। गॉस थ्योरम के लिए फंडा क्लियर है कि सरफेस एनक्लोज होना चाहिए, है ना? अगर सरफेस एनक्लोज नहीं है तो गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ये काफी लॉजिकल चीज है। ओके, इसीलिए ओके मैं अब डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल आपको याद रखना है, मैंने ये चीज आपको क्लास में करवाई है। फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है और मैंने यहाँ पे चार्ज रखा और बोला व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। नाउ दिस चार्ज को ये सरफेस में पहले तो एनक्लोज करना पड़ेगा। अब एनक्लोज कैसे कर सकते हो, तो आप इसके सराउंडिंग एक क्यूब बनाओ, हाँ के ना? सो यू विल क्रिएट अ क्यूब। एक बार क्यूब क्रिएट कर दिया तो अब टोटल क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप आंसर दोगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर टोटल में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ तो एक सरफेस में से कितना पास होगा, तो आंसर क्या होगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। हेंस आंसर इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। यार बताओ, ये सब मैं नहीं बता चुका हूँ क्या आपको? एवरीथिंग इज डिस्कस इन द लेक्चर और नॉट। सब बताया ना मैंने कि कॉर्नर पे रखा तो क्या करना है, एज पे रखा तो क्या करना है। ओके, तो आपको याद रखना है गॉस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई टू द ओपन सरफेस ना, अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम एनक्लोज करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। फंडा सिंपल है। ओके, तो आई थिंक दिस शुड बी वेरी वेरी मच क्लियर। ओके, चलो लेट्स नॉट गो टू द अब वो वाला पार्ट जहाँ पे अब हम जाते हैं, वी आर डाइवर्टिंग विद द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉसियर। ओके, एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास जो पहला आता है वो आता है हॉलोस्फीयर। Holosphere is largely used. Holosphere is largely used. Okay, इसके तीन फॉर्मूला है, हॉलोस्फीयर के तीन फॉर्मूला है ई के। पहला फॉर्मूला है 0 if your r is less than r, yes or no? कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, पढ़ा है। ओके, सेकंड k q by capital R square, where r is equal to capital R. Last but not the least, it is kq by small r square when r is greater than. Okay, so holosphere is the first application जो आपको बोर्ड में भी आ सकता है। Okay, second is a very very famous infinitely long conductor, जिसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं। Okay? इसके लिए E का फॉर्मूला मैंने आपको स्पेसिफिकली लिखवाया है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ज्यादा करके इनफाइनाइट पूछा जाता है, इसलिए मैं सिर्फ वही चीज अभी डिस्कस कर रहा हूँ जो आपका 95 to 98% ऑफ द क्वेश्चंस कवर करेगी। ओके, लास्ट में 2% बता दूंगा कि आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, बट ये अगर आप लोग गो थ्रू करोगे तो आपको 98% ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर। ओके, तीसरा एप्लीकेशन चेक करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन। सो थर्ड एप्लीकेशन था आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। और इसमें मैंने बोला था कि जब हम इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट कंसिडर करें
ओके, सो दैट शीट शुड बी अ वेरी स्मॉल, मतलब उसकी थिकनेस बहुत ही छोटी होनी चाहिए। ओके, सो ये पॉइंट पे अगर मुझे फाइंड करना है ई, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, आप अपना नोट्स चेक करो। डू यू हैव दिस फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन? ओके, सो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ओके, बट देन आपके दिमाग में क्वेश्चन था कि सर मान लो हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट ना हो, हमारे पास थिक हो, या फिर हमारे पास कोई अमीबा वाला शेप हो, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपको कंसिडर करवा के बोला था कि अमीबा वाले शेप के में अगर आपको ई फाइंड करना है तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? द फॉर्मूला इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद होगा? ओके, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां पे 2 का फैक्टर नहीं आता। तो ये किसके लिए चलता है? कोई भी शेप, कोई भी शेप, ओके, इसके ऊपर हमने चार्ज रखा है, ओके, तो उसके जस्ट आउटसाइड पे ई का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। एंड वन मोर थिंग, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा। ओके, ये जब चैप्टर खत्म हो रहा था तब मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट में सब लिखवाया था। ओके, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा। ओके, वो बेसिकली होता है डी एफ अपॉन डी एस, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद होगा ये? ओके, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, जिसको आप दूसरे फॉर्म में सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं इफ यू वांट। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का दूसरा नाम है एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का दूसरा नाम है एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं डी यू बाई डी वी, दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। बेसिकली हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगेन सेम फॉर्मूला, सो प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी both are same. Okay, both are same. So technically, okay, अगर हम डिस्कस करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड ओके जो बाकी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे हमने पार्ट 6 में कवर कर ली। इसके अलावा आपको रिंग, आपको सॉलिड स्फीयर, ओके, तो इस टॉपिक को मैं बोलता हूँ द मिसलेनियस टॉपिक। मैं अब आपको सिर्फ बता दूंगा कि आपको उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला सिर्फ पढ़ने होंगे। ओके, कौन कौन सा? एक होता है ई ड्यू टू रिंग, प्लीज चेक करना ये सारी चीज हमने डिस्कस करी या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो रिंग के एक्सिस पे अगर फाइंड करना हो, बराबर। सेकेंड हम लोगों ने डिस्कस करा था ई ड्यू टू डिस्क, परफेक्ट। ओके, स्फीयर के भी एक्चुअली 2 टाइप होता है, सॉलिड एंड हॉलो। सो हॉलो तो बता दिया, तीसरा टाइप कौन सा होता है? ई ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। परफेक्ट, तो यार विदाउट फेल ये 3 चीज भी आप लोग को क्या करनी है? नोट डाउन करके रखनी है, सो दैट कभी फ्यूचर में यार कुछ पूछा जाए तो आप लोग इसमें कभी मार नहीं पाओ। okay? अब अगर आप चेक करोगे, एक एक करके मैं आता हूँ। कैन वी से द पार्ट 1 इज एंटायरली डेडिकेटेड टू फोर्स एंड द चार्जेस? हाँ कि ना? द पार्ट 1 इज एंटायरली डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द चार्जेस, बराबर। दिस इज द टाइप 1, दिस इज द टाइप 1 ऑफ द क्वेश्चन। ओके, part 2 is dedicated to the electric field intensity and the motion of charged particle in electric field, perfect। so part 2 किस पे डेडिकेट होगा? पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, सो ये टाइप 2 हो गया, परफेक्ट। टाइप 3, द टाइप 3 इज एंटायरली डेडिकेटेड टू द पोटेंशियल वर्क डन एंड हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना, तो पोटेंशियल के आसपास पूरा घूमेगा। ओके, सो दिस इज द टाइप 3।
Okay. Then टाइप 4 इज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम एंड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से फाइंड करना, दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करना, एंड सो ऑन. ओके, टाइप 5 इज ऑल अबाउट द डाइपोल. डाइपोल के रिलेटेड जो भी चीज है सब बता दी हमने. ओके, टॉर्क कितना लग रहा है, एनर्जी कितनी लग रही है, एक्सिस पे फॉर्मूला क्या, इक्वेटर पे फॉर्मूला क्या. ओके, शॉर्ट डाइपोल है तो क्या होगा, एंड सो ऑन. फाइन. टाइप 6 इज द फ्लक्स, दैट इज गॉस थ्योरम. ओके, फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके एप्लीकेशन क्या है. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हमारा एनर्जी डेंसिटी क्या होता है. This implies your electrostatics is technically divided into 6 parts. If you can master 6 parts, then your entire electrostatics is done. And with this, we have covered entire electrostatics covered till date. Okay, in a very short. So if you can revise this, ये वीडियो को हम अपलोड भी कर देंगे. अगर ये पूरा कर दो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कभी भी फ्यूचर में ओके कभी प्रॉब्लम नहीं होना, ये गारंटी.